नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के हमारे कोर्स में 3 अप्रोचेस गिवन है। पहली अप्रोच का नाम है वन कमोडिटी केस, दूसरी अप्रोच का नाम है टू कमोडिटी केस एंड तीसरी अप्रोच का नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसका तीसरा अप्रोच सबसे पहले स्टडी करवाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। चलिए बेटा, तो हमने हेडिंग डाल दी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के 3 तरीके अवेलेबल है, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो मैं तुम लोगों को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से सबसे पहले मीनिंग समझाऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली अचीव होता है तो होता है कैसा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब इस अप्रोच में सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, एंड सेकेंड पॉइंट पे तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। काफी लेंदी है बेटा ये टॉपिक, तो इसको कोशिश करेंगे अपन हम ध्यान से समझें। तो इंडिफरेंस सेट में देखो, अच्छा ये बात बता देता हूं, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पहले वाला चैप्टर अपन ने जो देखा था वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये वाला जो चैप्टर है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्यों? अरे नाम ही क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, एंड द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, एंड द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो वो एप्पल खरीद रहा है 1 2 3 4 और वो ऑरेंज खरीद रहा है 10 7 5 4। ये मैंने इंडिफरेंसेट समझा दिया। अरे सर समझाओ तो सही। हाँ, मैंने अपने आप को समझा दिया, मैं आपको समझाता हूं। इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या? इंडिफरेंस सेट एक ऐसा टेबल होता है जो हमको ये शो करवाता है कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस सेट एक ऐसा टेबल है जो हमको ये शो करता है कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखो, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन ए पे वो 1 एप्पल खरीद रहा है तो 10 ऑरेंज खरीद रहा है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन डी पर वो 4 एप्पल खरीद रहा है तो 4 ऑरेंजेस खरीद रहा है। लेकिन इंडिफरेंस सेट में एक खासियत होती है कि कंज्यूमर जितने भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। अब मैं पूरी डेफिनेशन एक बार कंबाइन कर देता हूं। इंडिफरेंस सेट इज अ सेट दैट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द कंज्यूमर same level of satisfaction. I repeat beta, indifference set is a set that shows the combination of two goods offering the consumer same level of satisfaction. अब कंज्यूमर भले कॉम्बिनेशन ए बी सी डी कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर वो कंज्यूम कर ले, लेकिन हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो रहेगा सेम। सर आपने जो बोला ना वो हमको समझ में पूरा आया, पर सिर्फ एक बात बता दो कि हर कॉम्बिनेशन पर उसको सेटिस्फेक्शन सेम क्यों मिल रहा है। सर डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि एवरी कॉम्बिनेशन इज ऑफरिंग द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। रीजन भी बता दो। ठीक है बेटा, अब इसका रीजन समझने के लिए मैंने लास्ट क्लास में तुमको एक लॉ बताया था। जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने मीनिंग बताया था एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे मैं कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी बढ़ाते जाऊंगा मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल घटता जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब चलो इधर ध्यान दो भैया, कॉम्बिनेशन ए पर जो कंज्यूमर है वो एप्पल कितने कंज्यूम कर रहा है? 1 एप्पल। और ऑरेंजेस कितने कंज्यूम कर रहा है? वो 10। तो सुनो बेटा, वो कंज्यूमर ऑरेंजेस की कितनी यूनिट खरीद चुका है, कितनी यूनिट कंज्यूम कर चुका है? 10 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है। तो क्वाइट ऑब्वियस है बेटा कि ऑरेंज खा खा के वो बंदा अब बोर हो गया होगा। ऑरेंज खाते खाते वो बंदे का सेटिस्फेक्शन हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। अब उसको ऑरेंज को सैक्रिफाइस करने का मन कर रहा होगा। अच्छा, इस लॉजिक को समझने से पहले एक और मैं तुमको चीज बताने जा रहा हूं। एप्पल का कंजम्पशन अगर वो बढ़ा रहा है तो ऑरेंज का कंजम्पशन वो घटा रहा है। ये बात भी बेटा तुम ध्यान रखना। इसके बीच में भी क्या रहेगा? नेगेटिव रिलेशन रहेगा। हाँ, अगर तुमको ऐसा बोलना है कि कंज्यूमर के पास भी रिसोर्सेज कांस्टेंट है तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। वो दोनों का कंजम्पशन साथ में नहीं बढ़ा सकता, एक का बढ़ाएगा तो वो दूसरे का घटाएगा। लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन। मैंने क्या बताया? पहले कॉम्बिनेशन पे वो 1 एप्पल खा रहा था और ऑरेंजेस वो कितने खा रहा था? 10। तो ऑरेंजेस की ऑलरेडी वो 10 यूनिट कंज्यूम कर चुका है। तो वो ऑरेंज खा खा के अब बंदा क्या हो गया होगा? बोर हो गया होगा। इसलिए उसने सोचा क्या, और सुनो, एप्पल उसने कितना खाया था? 1। तो उसकी एप्पल खाने की क्यूरियोसिटी और होगी। तो बंदे ने सोचा क्या
कि मैं एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा देता हूं और ऑरेंज का कंजम्पशन घटा देता हूं। सुनना बेटा, तो ऑरेंजेस का उससे सेटिस्फेक्शन घटा दिया और एप्पल का सेटिस्फेक्शन बढ़ा दिया। जितना सेटिस्फेक्शन बढ़ाया उतना ही सेटिस्फेक्शन घटाया। सुनना फिर से, मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिया हैंड का, पर समझना, जितना सेटिस्फेक्शन उसने घटाया उतना ही सेटिस्फेक्शन उसने बढ़ाया। तो 1 यूनिट ऑफ एप्पल का जो गेन है वो 3 यूनिट ऑफ ऑरेंज के सेक्रीफाइस के बराबर है। इसलिए उसने जितना सेटिस्फेक्शन लेवल घटाया उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल उसने बढ़ाया। तो वापस से गाड़ी उधर ही आ गई, जितने से सेटिस्फेक्शन बढ़ाया उतने से ही सेटिस्फेक्शन घटाया। फिर से सुना, जितने से सेटिस्फेक्शन बढ़ाया उतने से ही सेटिस्फेक्शन घटाया। तो वापस से गाड़ी किधर आ गई, उसी जगह पर आ गई। इसलिए हर कॉम्बिनेशन पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। देखो, फिर उसने ऑरेंज का सेटिस्फेक्शन सेक्रीफाइस करा तो एप्पल का गेन, फिर उसने एप्पल की 2 से 3 यूनिट में 1 यूनिट का एडिशन करके उसने गेन यहां पर बढ़ा दिया। तो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है सेटिस्फेक्शन को, उतना ही वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। आई होप बेटा क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, indifferent set is a set that shows the combination of two goods and every combination is offering the consumer same level of satisfaction. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, मैं डेफिनेशन लिख दूं क्या इसकी? तो डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा। क्या है ये? इट इज अ सेट शो कॉम्बिनेशन ऑफ two commodities offering consumer same level of satisfaction. अब सुनना बेटा, इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, जब तुम इनडिफरेंस सेट का जो ये टेबल है, इस टेबल का जब तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो तो बस वो बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो ग्राफ भी क्या शो करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? अरे इंडिफरेंस है टेबल में पढ़ाता है, इंडिफरेंस कर्व हमको ग्राफ में पढ़ाता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एप्पल्स और यहां लिख देता हूं मैं ऑरेंजेस। तो एप्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऑरेंज की मैं 2-2 यूनिट ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10। तो जब एक एप्पल था तो ऑरेंज कितना था, 10। तो 1 पर 10, 2 पर आई गेस वो 7 है, 3 पर वो है 5, 4 पर है वो 4। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। मैं सारे पॉइंट्स को विजिबल कर देता हूँ। ये पॉइंट, 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 कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी। तो ये ए, बी, सी, डी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से सुनना बेटा, मैंने क्या बताया, इंडिफरेंस सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। तो तुम चाहो तो सर लिख सकते हो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये जितना भी, सुनो मेरी बात, ये जो कर्व है, इस कर्व पर कितने पॉइंट्स अभी शो हो रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4। क्या एक ही ग्राफ पे लाए करें? अब एक ग्राफ पे, एक इंडिफरेंस कर्व के इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, हर पॉइंट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व का मैंने आप लोगों को ग्राफ बना दिया। तो आप क्या बोलोगे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन? इंडिफरेंस कर्व इज अ graphical representation of indifference set that shows the combination of two goods and every combination is offering same level of satisfaction. I hope बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को अच्छे से। If you want to take a screenshot then take it. चलिए, अब हम लोगों को ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है एंड इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। थोड़ा फंबल हो गया, वो तो छोड़ो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं फिर से बोल देता हूँ जैसे फंबल नहीं हूं, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व पढ़ने के बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये प्रॉपर्टीज बेटा आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है। हर एग्जामिनर या हर स्कूल वाला आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की मैं कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोगों को बता रहा हूं और सारी प्रॉपर्टीज तुमको विथ रीजंस लिखनी पड़ेगी। तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो है इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट में आईसी लिखूंगा मैं। इंडिफरेंस कर्व इज
डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या बोल रखा है कि इंडिफरेंस कर्व है वो एक ऐसा कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए यहाँ इंडिफरेंस कर्व मैंने बना रखा है, क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है? आप बोलोगे यस सर, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। अब इसका हमको रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन बेटा बड़ा आसान सा है। कंज्यूमर जब एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो दूसरी कमोडिटी का वो कंजम्पशन घटा रहा है। तो जब भी मैं दो गुड्स के बीच में रिलेशन देखूंगा, एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा या दूसरे गुड्स का कंजम्पशन घटाऊंगा, इन शॉर्ट अगर दोनों गुड्स के कंजम्पशन में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वो नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से ही ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है। और मैं तुम लोगों को बेटा एक बात फिर से बता देता हूं, जब भी किसी दो चीज के बीच में नेगेटिव रिलेशन रहेगा तो जब तुम उसका ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही आएगा। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स। एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का कंजम्पशन घटा रहे हो, जिस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाता है। सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या बेटा? ऐसा ग्राफ। एक कॉन्केव भी होता है, इसको बोलते हैं कॉन्केव, पर अपन को अभी रीजन क्या देखना है इसका? कॉन्वेक्स देखना है। तो चलिए ठीक है बेटा, अब इस प्रॉपर्टी का तुमको अगर रीजन जानना है तो उसके लिए तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम MRS भी कहते हैं। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? समझना बेटा, कंज्यूमर एक का कंजम्पशन बढ़ा रहा है, दूसरे का कंजम्पशन घटा रहा है। तो सुनना, कंज्यूमर जब एक कमोडिटी की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी जितनी यूनिट से सेक्रीफाइस करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर ये तो एमओसी जैसा हो गया। हाँ बेटा, एमओसी में भी क्या था? जब एक प्रोड्यूसर एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन जितना घटाता है, देखो मैं प्रोड्यूसर हूं तो प्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट कितनी घटाई। सिमिलरली एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी यही होती है। क्या होती है कि कंज्यूमर जब एक कमोडिटी की एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन जितनी यूनिट से वो सैक्रिफाइस करता है उसी को एमआरएस कहा जाता है। अब जो एमआरएस का बेटा जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख देता हूं। एमआरएस का फॉर्मूला लॉस ऑफ कंजम्पशन अपॉन में गेन ऑफ कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ कंजम्पशन अपॉन गेन ऑफ कंजम्पशन। और मैंने डेफिनेशन क्या बताई? एक कमोडिटी की एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी आप जितने से सैक्रिफाइस कर रहे हो उसी को एमआरएस कहा जाता है। तो मैं हर लेवल पे एमआरएस निकाल लेता हूं, पहले पे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि चेंज हमेशा मैं सेकेंड यूनिट से निकालूंगा। लॉस कितना हुआ इधर? 3 का। गेन कितना हुआ? 1 का, तो 3/1 3। लॉस हुआ 2 का, गेन हुआ 1 का, आंसर आ जाएगा 2। लॉस हुआ 1 का, गेन हुआ 1 का, 1/1 इज 1। अब एमआरएस का जब एमआरएस का तुम ऑर्डर चेक करो तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है तुम्हारे पास? डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। तो जब भी आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि एमआरएस डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो हमेशा आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कॉन्वेक्स ही मिलेगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। सर एमआरएस डिक्रीज क्यों होता है? तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो यार। मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसकी बनाऊंगा तब तुम लोगों को इसका लॉजिक भी दूंगा कि एमआरएस बेसिकली डिक्रीज होता है तो क्यों होता है। इसका वैसे इतना ज्यादा भी टफ नहीं है समझना, बट हर बच्चे के बस की बात भी नहीं है यार। किसी किसी बच्चे का नहीं लगता इतना दिमाग, तो कोई बात थोड़ी है यार, नहीं लगा तो नहीं लगा। अगर पूरे कोर्स में से अगर एक चीज भी तुमको लर्न करनी पड़ रही है तो उसमें गलत ही क्या है। अभी तुम इतनी सी बात सिर्फ लर्न करके रखो कि एमआरएस डिक्रीज होगा तो तुम्हारा जो इनडिफरेंस कर रहेगा वो कॉन्वेक्स रहेगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका मीनिंग जरूर बताऊंगा और रीजन बताऊंगा कि क्यों यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में एमआरएस आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा। प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, दो प्रॉपर्टीज मैं तुम लोगों को और बताने जा रहा हूं। अब प्रॉपर्टी है
हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले एक काम कर देता हूं मैं। अब एक ग्राफ के अंदर मैं 3 इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं, एक IC1 नाम से, एक IC2 नाम से और एक IC3 नाम से। तो एज पर द प्रॉपर्टी कह क्या रहा है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कौन सा है, IC3। जो सबसे फ्रंट में रहेगा, जो सबसे फ्रंट में रहेगा, जो इंडिफरेंस कर्व सबसे आगे रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे अपन, हायर द IC। तो ये कहना क्या चाह रहा है, जो इंडिफरेंस कर्व सबसे हाईएस्ट पे रहेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो इन्होंने बोल रखा है IC3 ऑफर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। IC3 मतलब ये सबसे हाईएस्ट पर है, तो IC3 ऑफर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। चलिए सर ऐसा क्यों कि इंडिफरेंस कर सबसे हाईएस्ट रहता है तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उस पर क्यों मिलता है। पहले मैं तुमको छोटी सी बात बता देता हूँ यार। आई होप बेटा तुम सबको चॉकलेट्स तो काफी पसंद होगी। मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे दूंगा एग्जांपल और एक लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे दूंगा। सारी गर्ल्स को बेसिकली बेटा चॉकलेट्स की हर 3-4 घंटे में क्रेविंग्स आती होंगी। तो मैं एक हैंड पे तुमको एक चॉकलेट दे रहा हूँ और दूसरे हैंड पे मैं तुमको 10 चॉकलेट दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे आएगा, ऑब्वियसली बात है जब मैं तुमको 10 चॉकलेट दे रहा हूँ तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 10 चॉकलेट लेने का भी। तो जब मैं तुमको उसी कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूँ, समझना, एक चॉकलेट दी मजा नहीं आया, 10 चॉकलेट दी मजा आया। क्यों मजा आया, क्योंकि जब मैं तुमको दादा नहीं ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूं, जब मैं तुमको उस चॉकलेट की ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूं तो तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो एक कमोडिटी की जब तुमको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। अब छोरे लोग मैं तुम लोगों को बता देता हूं, मैंने तुमको बेटा खेलने के लिए PS4 दे दिया, अब एक PS4 दे दिया या 4 PS4 दे दिए तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में आएगा सर, ऑब्वियसली बात है जब आप हमको 4 PS4 ऑफर करोगे। तो जब मैं तुमको उस कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूं तो तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन भी क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पर भी बेटा ठीक वही रीजन बैठ रहा है कि IC3 पर जो हमको क्वांटिटी ऑफर होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। IC3 इज ऑफरिंग द कंज्यूमर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे सर, चलो मैं बता देता हूं, मैं इसकी कुछ स्केल्स बना लेता हूं। 1 2 3। थोड़ा सा बेटा इसमें पकना पड़ेगा, पकना तो गलत वर्ड बोल रहा हूं मैं, समझना पड़ेगा। एक पॉइंट में ले लेता हूं यहां पर, दूसरा पॉइंट में ले लेता हूं यहां पर, तीसरा पॉइंट में ले लेता हूं कुछ यहां पर, ABC। चलिए बेटा अब हम एक काम करेंगे, ये सारे पॉइंट की स्टडी करेंगे कि कौन सा पॉइंट आपको कितनी क्वांटिटी अलॉट कर रहा है। तो देखिए पॉइंट ए लाए का करता है IC1 पर, और मान के चलो यहां पर है तुम्हारे पास किटकैट नाम की एक चॉकलेट आती है किटकैट, और यहां पर है तुम्हारे पास 5 स्टार। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, किटकैट लिख रहा हूं, 5 स्टार लिख रहा हूं, और यहां पर टोटल लिखूंगा कि टोटल कितना मिल रहा है मुझे। तो पॉइंट ए पर मुझे एक किटकैट मिल रही है और 2 5 स्टार मिल रही है, एक किटकैट 2 5 स्टार, तो टोटल कितना हो गया 3। पॉइंट बी पर मुझे 2 किटकैट मिल रही है और 3 5 स्टार मिल रही है। पॉइंट बी जो कि लाया करता है IC2 पर 2 किटकैट मिल रही है और 3 5 स्टार मिल रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। फिर पॉइंट सी पर जो कि IC3 को बिलोंग करता है, मुझे यहां 3 किटकैट मिल रही है और 4 5 स्टार मिल रही है, 3 किटकैट मिल रही है और 4 5 स्टार मिल रही है, तो टोटल कितना मिल गया 7। तो देखो IC3 पर जो तुमको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल रही है वो क्या मिल रही है 7। तो मैंने क्या बताया, जब तुमको कोई सी भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल करवाएगा तो तुमको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज हायर IC offers more quantity। तुमको ये सब समझा के नहीं आना, तुमको सीधा सीधा लिखना है इसका रीजन। हाईएस्ट IC पर जो हमको क्वांटिटी अलॉट होती है वो सबसे ज्यादा रहती है, इस रीजन से हायर द IC हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नोट करोगे तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, भले वीडियो पॉज कर दो नोट कर लो।
ऐसे नोट करोगे ना तो हाथों हाथ चीजें वापस तुम्हारे दिमाग में भी जाती जाएगी। स्क्रीनशॉट लोगे, मोबाइल की मेमोरी फुल होगी और नोट करोगे भी नहीं। मेरे को सबकी आदतें पता है तुम लोगों की, बड़ा खराब हो तुम लोग। चलो ये थर्ड वाला हो गया। बड़ी मेहनत लगी बेटा समझाने में, है ना, तो मेहनत को जाया मत करने देना, जाया। चलिए लास्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं समझाता हूं। अब देखो बेटा, अब इसका जो लॉजिक है ना थोड़ा मैथमेटिकल है। अब समझना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। इन्होंने बोल रखा है दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले मैं तुम लोगों को अज्यूम करवाऊंगा कि चलो अज्यूम कर लो कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं अपने ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। जब मेरी अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी दैट मींस ये वाला पॉइंट फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लेट अस वी आर अज्यूमिंग कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट हो सकते हैं। फिर मैं तुम लोगों को उस पे उसकी थ्योरी समझा दूंगा क्या है ये। चलो फिर से मैं एक बात बता देता हूं। एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे तो हर पॉइंट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व ये कहता ही यही है कि एवरी कॉम्बिनेशन इज ऑफरिंग द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बना दिया मैंने IC1, ये बना दिया मैंने IC2, A B C। ठीक है, तो मैंने IC1 और IC2 दो इंडिफरेंस कर्व बनाए और मैंने अज्यूम क्या कर लिया कि ये दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। पर मैं अब इसी को क्या करूंगा, अपनी ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलो ठीक है बेटा, एट IC1 पे कितने पॉइंट दिख रहे बेटा तुमको? IC1 पर मुझे दिख रहा है पॉइंट A एंड पॉइंट B। IC1 पर कितने पॉइंट तुमको दिख रहे हैं? दो पॉइंट A और B। तो मैं बोल सकता हूं बेटा IC1 पर A इज इक्वल टू B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने पॉइंट होते तो उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए मैंने लिख दिया एट IC1 A इज इक्वल टू B। एट IC2 पे चेक करो बेटा, IC2 पे कितने पॉइंट लाया करे? दो, एक B है और एक C है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर B किसके बराबर होगा? C, क्योंकि IC2 पर दो पॉइंट लाया कर रहे, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को कंबाइन कर दो। A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं A C के बराबर हो जाएगा। A क्या हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। मैथमेटिकली तो ये ट्रू है, लेकिन अगर हम इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन गई। क्या लिख देंगे अपन? ये इम्पॉसिबल है। क्यों सर इम्पॉसिबल क्यों है? बताता हूं। पॉइंट A किस पे लाए कर रहा है? IC1 पे, और पॉइंट C किस पे लाए कर रहा है? IC2 पे। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है बेटा। मैंने क्या बताया था? सेम इंडिफरेंस कर्व पर पॉइंट्स होंगे तो सेटिस्फेक्शन सेम होगा। अरे पॉइंट A IC1 पे लाया कर रहा है, पॉइंट B IC2 पर लाया कर रहा है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसे सेम होगा? अगर कोई से दो पॉइंट अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाया कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिखेंगे? ये इम्पॉसिबल क्यों है? इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज A and C lie on different indifference कर्व। तो जो पॉइंट A है और पॉइंट C है वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाया करते हैं। तो अगर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाया करते हैं तो उनसे सेटिस्फेक्शन कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो हमने हमारी अजम्पशन को क्या कर दिया? रॉन्ग बता दिया। इस रीजन से बेटा क्या हो जाएगा? टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लिखोगे कैसे बेटा इसकी थ्योरी? थ्योरी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को इस पूरे चैप्टर की क्या मिल जाएगी? एक नोट्स मिल जाएंगे, हैंडमेड नोट्स ही हैं, तो वो आप लोग रेफर कर लेना। तो इसकी रिलेटेड जितनी मैंने तुमको थ्योरी लिखा रखी है, पॉइंट भी सेम लिए, ग्राफ भी सेम बना रखा है, सब चीज सेम कर रखी है, बस उसको थ्योरेटिकल कैसे लिखना है वो तुम मेरे नोट से रेफर कर सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। आज के दिन में हमने डिस्कस करा इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और उसकी चार प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट लाइन और बजट सेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।